मिथिला एजुकेशन चैनल पे आपका स्वागत है। हिंदू का जो आर्टिकल है 15 नवंबर 2021 आज का, वो आज हम देखेंगे। पहला आर्टिकल से शुरू करते हैं। पहला आर्टिकल S-400 मिसाइल के ऊपर है, और जो S-400 मिसाइल जो हमें मिल रहा है, इसे हम पाकिस्तान बॉर्डर पे लगाने वाले हैं। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बात क्या की गई है वो पहले हम देख लेते हैं। अगले महीने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने वाले हैं, और उनके आने से पहले रूस ने S-400 मिसाइल भारत को डिलीवरी करना शुरू कर दी है। अब देखना होगा कि अमेरिका का जो काटसा एक्ट है वो भारत पे लगता है या नहीं। अगर भारत पे इसे लगाया गया तो कहीं ना कहीं भारत और यूएस का जो रिलेशन है वो एकाएक खराब होने वाला है। तो जैसा उम्मीद की जा रही है कि बाइडेन इस काटसा एक्ट को नहीं लगाने वाले हैं, क्योंकि उससे उन्हें भी चीन को काउंटर करने के लिए भारत की जरूरत है। तो इस आर्टिकल में बात की गई है कि फिर देख लेते हैं S-400 मिसाइल के बारे में कुछ जान लेते हैं। रूस की अल्माइज केंद्रीय डिजाइन ब्यूरो द्वारा 1990 में इसे बनाया गया था। आइए S-300 का ही उन्नत भाग है। S-300 से ही S-400 बनाया गया। इसका रेंज कितना है? इसका रेंज जो है वो पूरा 400 किलोमीटर के बीच में है। 400 किलोमीटर है। इस रक्षा प्रणाली से विमान से क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल तथा जमीनी लक्ष्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रणाली में एक साथ 3 मिसाइलें दागी जा सकती है, जिसमें इसके प्रत्येक चरण में 72 मिसाइल शामिल है, जो 36 लक्ष्यों पर एकदम सटीक होकर निशाना लगाने में सक्षम है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल देख लेते हैं, और अगला आर्टिकल ये है CBI ED का जो कार्यकाल पहले 2 साल हुआ करता था, अब इसे 3 साल और बढ़ा दिया गया है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने 2 अध्यादेश जारी किए, जो केंद्र सरकार को CBI और ED के निदेशकों के कार्यकाल को 2 साल से बढ़ाकर 5 साल करने की अनुमति देंगे। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है ये है, और इस आर्टिकल में बात की गई है कि ग्लासगो में जो 26वें संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी COP26 के जो सम्मेलन हो रहा था, तो शनिवार को समाप्त होने के एक दिन बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने एक निजी ब्लॉग में भारत के अंतिम क्षणों में हस्तक्षेप पर बात की, और उन्होंने कहा कि फेज डाउन के बदले फेज आउट किया जाना चाहिए इसे, क्योंकि जीवाश्म ईंधन और इनके उपयोग ने दुनिया के कुछ हिस्सों को विकास के उच्च स्तर प्राप्त करने में सक्षम बनाया। अभी भी विकसित देशों ने कोयले को पूरी तरीके से बंद नहीं किया है। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन सभी स्रोतों से GHG उत्सर्जन के UNFCCC ने कहा कि
हाँ, यूएनएफसीसीसी सभी स्रोतों से जीएचजी उत्सर्जन के शमन को संदर्भित करता है। यूएनएफसीसीसी किसी विशेष स्रोत पर निर्देशित नहीं है। उन्होंने लिखा, विकासशील देशों को वैश्विक कार्बन बजट के अपने उचित हिस्से का अधिकार है और वे इस दायरे में जीवाश्म ईंधन के जिम्मेदार उपयोग के हकदार भी हैं। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला आर्टिकल वायु प्रदूषण के ऊपर है, दिल्ली के हवा के ऊपर। दिल्ली में हवा की गुणवत्ता 3 दिन के बाद रविवार को सुधरकर बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच गई है। राज्य सरकार ने निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने और शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने सहित प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कदमों को अधिसूचित करने के बाद मामूली सुधार आया है। वेरी पुअर से सेवर कैटेगरी में आ गई है। चलिए आगे देखते हैं इस आर्टिकल में जो बात की गई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में औसत AQI लेवल शाम 4 बजे 330 था। AQI लेवल जो था वो 330। NCR और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिन के दौरान एक बैठक की और राज्यों को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान के तहत सूचीबद्ध आपातकालीन उपायों को लागू करने के लिए तैयार रहने की सलाह दी। इसने हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश की सरकारों को दिल्ली सरकार द्वारा लागू किए गए अपने अपने NCR जिलों में प्रतिबंध पर विचार करने की सलाह दी। इस आर्टिकल में आगे बात की गई है कि हरियाणा सरकार ने दिल्ली के पड़ोसी 4 जिलों गुरुग्राम, फरीदाबाद, सोनीपत और चौथा जो है झज्जर में सरकारी और निजी दोनों स्कूलों को 3 दिनों के लिए बंद करने का आदेश दिया है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। पेज नंबर 2 पे सिटी का ही न्यूज है और इस आर्टिकल में दिल्ली के बारे में ही बात की गई है, दिल्ली की वायु प्रदूषण के बारे में ही। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि 24 घंटे में AQI लेवल जो है वो कम हुआ है, जो शनिवार को 437 AQI था और शुक्रवार को 471 ये कम हुआ है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है ड्रग्स हेरोइन के ऊपर ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे सीमा शुल्क अधिकारियों ने युगांडा के 2 नागरिकों को गिरफ्तार किया और उनके पास 90 करोड़ के हीरोइन थे, 12 किलो 900 ग्राम के करीब। अब ड्रग्स के मामले में इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो इंडिया 18वें नंबर पे है 30 देशों की जो रैंकिंग हुई है, 18 आउट ऑफ 30। पहले नंबर पे जो है वो नॉर्वे है, दूसरे पे न्यूजीलैंड, तीसरे पे पुर्तगाल और चौथे रैंक पे यूके। अब 5वें पे ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में 30वें नंबर पे ब्राजील।
ये वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट बनाता कौन है? तो ये है यूएनओडीसी। यूएनओडीसी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम, यही जो है वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट पब्लिश करते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो वियना ऑस्ट्रिया में है। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई? यूएनओडीसी की स्थापना जो है वो 1997 में हुई थी। उस समय इसे यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और संयुक्त राष्ट्र में अपराध निवारण और आपराधिक न्याय विभाग के संयोजक द्वारा की गई थी। उस समय इसकी स्थापना दवा नियंत्रण और अपराध निवारण कार्यालय यानी ऑफिस फॉर ड्रग कंट्रोल एंड क्राइम प्रिवेंशन के रूप में की गई थी, लेकिन वर्ष 2002 में इसका नाम बदलकर यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम यानी यूएनओडीसी कर दिया गया। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया के वियना में है और यही वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट पब्लिश करता है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो करप्शन से रिलेटेड है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि पिछले साल महामारी के आगमन के बाद एक संक्षिप्त मंदी देखने के बाद शहर के सरकारी विभागों में कथित भ्रष्टाचार एक प्रतिशोध के साथ वापस आ गया है। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी द्वारा सितंबर के अंत तक प्राप्त विभिन्न सरकारी विभागों में तैनात अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायतों की संख्या 2020 में एसवी के साथ दर्ज की गई शिकायतों की कुल संख्या में 12% बढ़ोतरी हुई है। यह जवाब में कहा गया। अच्छा, आगे देखते हैं। ये देखो, टोटल नंबर ऑफ कंप्लेंट्स ऑफ ग्राफ्ट रिसीव्ड बाय एसीबी अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल 1212, 106, ये 100। 2015 में जो था वो 260, 2016 में कुछ कम हुआ 247, लेकिन 2017 में 321, 18 में 180, 19 में बहुत कम हुआ कोरोना टाइम पे 85, 20 में उससे भी कम 56, लेकिन 21 में 56 से फिर बढ़ रहा है 63। रेवेन्यू में कितने केस रजिस्टर हुए? 15, 18 चालान फाइल। ये है रिपोर्ट। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला आर्टिकल पॉलिटिक्स से रिलेटेड ही है, अगला पेज, तो इसे हम छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो चिरथोनी बांध के ऊपर है। जो इडुक्की जलाशय के चिरथोनी बांध को नंबर 3 के शटर को रविवार को बारिश के बाद बढ़े हुए प्रभाव के मद्देनजर 40 से 50 क्यूसेक पानी छोड़ने के लिए 40 सेंटीमीटर खोला गया। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। तो पहले जानते हैं ये चिरथोनी बांध है कहाँ। ये केरल के इडुक्की जिले में है, जो 138 मीटर लंबी कंक्रीट
ग्रेविटी बांध है। इसका जो निर्माण हुआ था वो जल विद्युत परियोजना के हिस्से के रूप में इडुक्की और कुलमामू में 2 अन्य बांधों के साथ किया गया था और इस बांध को बनाने में कनाडा ने सहायता की थी। कनाडा सरकार ने परियोजना को दीर्घकालीन ऋण और अनुदान के साथ सहायता प्रदान की थी। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो हमारा सेक्शन है वो एडिटोरियल सेक्शन है और इस सेक्शन में जो पहला आर्टिकल है वो महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में पुलिस और नक्सल के बीच मुठभेड़ हुआ था उसी के ऊपर यह आर्टिकल है। और इस आर्टिकल को देख लेते हैं क्या सब बातें हुई है। इस आर्टिकल में कहा गया कि शनिवार को गढ़चिरौली में एक पुलिस अभियान में 26 विद्रोहियों के मारे जाने के साथ प्रतिबंधित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओवादी को भारतीय राज्य के खिलाफ अपने लंबे सशस्त्र संघर्ष में एक और झटका लगा। बड़े पैमाने पर वनाच्छादित और आदिवासी बहुल जिला गढ़चिरौली महाराष्ट्र के सबसे गरीब जिलों में से एक है। इसी के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देख लेते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो एनएसए का जो मीटिंग हुआ था उसके ऊपर ये आर्टिकल है। अफगानिस्तान के ऊपर जो मीटिंग हुआ था उसमें रसिया, ईरान और सभी 5 जो सेंट्रल एशियाई देश है वो सब आए थे। और अफगानिस्तान में जो भूखमरी शुरू हो रही है उसको हम कैसे टैकल करें, जो आतंकवाद का गढ़ न बने उसको हम कैसे टैकल करें, इसके ऊपर बहुत सारी बातें हुई। पाकिस्तान ने तो साफ साफ आने से मना कर दिया और चाइना तो बहाना बना लिया। तो इसी के ऊपर ये आर्टिकल। अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है चीन के जो शी जिनपिंग के ऊपर ये आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल हम देखते हैं। अगला जो एडिटोरियल है इस एडिटोरियल में बात की गई है कि भारत को कोविड-19 की जो हमारी बेस्ट लड़ाई थी इसे सब कुछ सीखना चाहिए। चलिए देखते हैं आर्टिकल में क्या सब है। इस आर्टिकल में है कि कुछ महीने पहले जैसे कि देश कोविड-19 की दूसरी लहर के प्रभाव में था, मध्य प्रदेश के आदिवासी जिलों के अंदर एक अतिरिक्त संकट का सामना करना पड़ा। किसी भी कोरोना वायरस टीके के लिए दृढ़ता से प्रतिरोधी लोगों का टीकाकरण। फिर आगे बात की गई है कि तमिलनाडु के नीलगिरी में जिला प्रशासन ने स्थानीय और गैर सरकारी संगठनों एनजीओ के सहयोग से टीके की हिचकिचाहट को भी प्रभावी ढंग से संबोधित किया। एनजीओ ने टीकाकरण के लाभ को साझा करने के लिए जनजातीय भाषाओं में गीत लिखने के लिए समुदाय के सदस्यों की मदद ली। जिला प्रशासन ने वैक्सीन की प्रभावशीलता के बारे में गांव के नेताओं के बयान भी अपनी भाषा में दर्ज किए। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। इसमें आ गया है कि पूर्वी चंपारण बिहार में जिले के अधिकारियों ने उल्लेखनीय रूप से बंकटवा ब्लॉक में वयस्कों का 95% कोविड-19 टीकाकरण केवल 2 दिनों में हासिल किया, जिसे बंकटवा वे करार दिया गया। बंकटवा ब्लॉक में ऐतिहासिक रूप से मुश्किल इलाकों के चुनौतियों, खराब स्वास्थ्य बुनियादी ढांचों, समुदाय में टीके की हिचकिचाहट को लेकर केवल 64.3% की कम नियमित टीकाकरण कवरेज था। इससे निपटने के लिए जिले ने मिशन मोड अप्रोच अपनाया। इसी के ऊपर एडिटोरियल। अगला एडिटोरियल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो हम देख लेते हैं। ये आर्टिकल है और इस आर्टिकल में बात की गई है कि स्कूल से संबंधित हिंसा बच्चों के शिक्षा और स्वास्थ्य कल्याण के अधिकार का उल्लंघन करता है। यूनेस्को के सदस्य राज्यों ने नवंबर के पहले गुरुवार को स्कूल में हिंसा और बदमाशी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया है।
जिसमें साइबर धमकी भी शामिल है। इसका उद्देश्य छात्रों, अभिभावक और स्कूल समुदाय के सदस्य, शिक्षा अधिकारियों और अन्य लोगों के बीच ऑनलाइन हिंसा और साइबर धमकी की समस्या के बारे में जागरूक बढ़ाना है। इसमें लेखक जी कहते हैं कि यदि शिक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करनी है तो यह आवश्यक है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म साइबर बुलिंग से मुक्त हो। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। चलिए अगला एडिटोरियल देखते हैं, सॉरी आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है जो बाइडेन और शी जिनपिंग के बीच की मीटिंग की जो बात हुई उसके ऊपर ही आर्टिकल है। इस आर्टिकल में ताइवान के ऊपर बहस हुई। दोनों देशों में शक्तिशाली बनने की होड़ लगी हुई है, तो इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। चलिए अगला आर्टिकल देखते हैं। अगला जो आर्टिकल है वो COP16 के ऊपर ही, सॉरी COP26 के ऊपर ही है। नेक्स्ट आर्टिकल कद्दाफी के, जो लीबिया के ऊपर ही आर्टिकल है। जो कद्दाफी का बेटा है वही प्रेसिडेंट में फिर से खड़ा होने वाला है। लीबिया की चुनाव एजेंसी ने कहा कि दिग्वंत लीबिया के तानाशाह मुअम्मर कद्दाफी के बेटे और एक समय के उत्तराधिकारी ने रविवार को देश के राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपना उम्मीदवारी की घोषणा की है। इसी के ऊपर ही आर्टिकल है। बस आज के लिए इतना ही काफी है।